Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। रीट एग्ज़ाम हेतु हिंदी शिक्षण का टेस्ट नंबर 17 लेकर आया हूं। अब ज़्यादा दिन आपके पास बचे नहीं है साथियों। देखिए 10-12 दिन आपके 12-13 दिन ये फरवरी के हैं और इसके बाद में 30-31 दिन आपके मार्च के हैं और 20 दिन मान लीजिए लास्ट के 4-5 दिन तो हटा दो आप, तो 20, 30, 50, 60, 65 दिन के आसपास आपके बच रहे हैं। तो ये गोल्डन टाइम है मित्रों। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन है दोनों लेवल के लिए। लैंग्वेज आपके फर्स्ट हिंदी हो या लैंग्वेज सेकंड आपके हिंदी हो, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो टारगेट होना चाहिए 25 क्वेश्चन आपके सही हो जाए। शिक्षण विद्या भी है और ग्रामर भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रमा ने खाना खाया वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। तो खाना खाया मतलब खा लिया, तो भूतकाल तो है लेकिन अपूर्ण है क्या? खाना तो खा लिया उसने, तो ये गलत हो गया। संदेह है क्या? नहीं है, ये गलत हो गया। अब सामान्य या पूर्ण, अगर यूँ आता रमा ने खाना खाया था तो वो पूर्ण भूतकाल में रहेगा, लेकिन यहाँ पर इसको हम रखेंगे सामान्य भूतकाल में क्योंकि क्रिया कितनी देर पहले हुई है इसका पता नहीं चल रहा है। अगर ऐसा पता नहीं चले तो वो सामान्य भूतकाल में आता है। प्रथम प्रश्न, प्रथम विकल्प सही। प्रश्न नंबर 2, हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, लड़के थक गए थे, इस साल की बारिश होने की संभावना कम है, घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं। तो साथियों हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण, देखिए लड़के थक गए थे। हेतु हेतु मद भूतकाल क्या होता है? जहाँ पर एक क्रिया दूसरे पर निर्भर हो, जैसे तुम आते तो मेरा काम बन जाता, मतलब वो नहीं आया तो उसका काम नहीं बना। यहाँ एक क्रिया दूसरे के ऊपर निर्भर है, अतः दूसरे क्वेश्चन में भी प्रथम विकल्प ही सही है साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय का महत्व समझो। कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध। तो साथियों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय का महत्व समझो। तो यहाँ पर ये अंडरलाइन यहाँ तक है, ये अंडरलाइन इसमें होती नहीं है, तो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। तो यहाँ विद्यार्थियों शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है, तो अतः ये संज्ञा पदबंध में आ जाएगा साथियों। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 3 में। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन क्या है साथियों आपके? किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? जब मेरा मित्र आया, मैं सो रहा था, अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए, क्या कोई कारगिल जा सकता है? यहाँ पर यूँ था क्या कोई कारगिल जा सकता है, इस प्रकार से था। जा शब्द थोड़ा छूट गया है साथियों। मद्यपान शरीर और आत्मा का नाश करता है। तो देखिए जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए, तो सुनिए इसमें प्रश्नवाचक कहाँ है साथियों? सुनना ने कोई प्रश्न थोड़ी पूछ रहा है, यूँ बोल रहे कि सुनिए, तो इसमें फिर प्रश्न कहाँ है मित्रों? इसलिए आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। बाकी तीसरा क्या कोई कारगिल जा सकता है, तो फिर इसमें प्रश्न है, इसमें प्रश्नवाचक लग रहा है। तो इस प्रकार आपका दूसरा विकल्प सही है क्योंकि इसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, जमात में करामात का अर्थ क्या है? जमात में रहने वाले खुरापात करते हैं, जमात में रहकर लोग गड़बड़ियाँ करते हैं, साथ रहने में कुछ न कुछ गड़बड़ होती है और एकता में शक्ति होती है। तो साथियों जमात में करामात का मतलब होता है एकता में शक्ति होती है। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 5 में। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। छठा क्वेश्चन क्या है साथियों? व्यतिरेकी विधि का उपयोग किया जाता है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर और उपयुक्त सभी पर। तो साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 में राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा साथियों? बताइए प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर। तो मित्रों प्रश्न नंबर जो 6 है इसमें व्यतिरेकी विधि प्राथमिक स्तर पर भी काम में लेते हैं, माध्यमिक स्तर पर भी और उच्च स्तर पर भी, मतलब उपयुक्त सभी स्तरों पर व्यतिरेकी विधि का उपयोग किया जाता है साथियों। तो चौथा विकल्प सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 6 में। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर।
भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? पढ़ने से, लिखने से, सुनने से, अनुकरण करने से। तो साथियों, भाषा पर पूर्ण अधिकार, बताइए राइट आंसर कौन सा रहेगा? मित्रों, इसका राइट आंसर है भाषा पर पूर्ण अधिकार अनुकरण से नहीं बल्कि लिखने से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि भाषा का अंतिम कौशल क्या होता है? लेखन होता है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, सबसे अंत में बालक लेखन करना भी सीख जाएगा साथियों। तो इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 7 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो मित्रों, 8वां क्वेश्चन देखेंगे। शुद्ध भाषा सीखने के लिए किसका ज्ञान होना जरूरी है? शुद्ध भाषा के लिए व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना जरूरी है, अक्षरों का ज्ञान होना जरूरी है, वाक्यों का ज्ञान होना जरूरी है, या नियमों का? सारा ध्यान यही होना चाहिए साथियों। 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। अगर आपको शुद्ध भाषा सीखना है तो इसके लिए आपको व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है साथियों। प्रथम विकल्प सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 8 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9वां क्वेश्चन। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक होते हुए भी सर्वथा अपूर्ण मानी गई है? पाठ्य पुस्तक प्रणाली, सूत्र प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली और श्रव्य भाषा विधि। तो साथियों, व्याकरण शिक्षण की उस विधि का नाम बताइए जो वैज्ञानिक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है, लेकिन फिर भी उसे हम अपूर्ण मानते हैं। तो राइट आंसर बताइएगा साथियों प्रश्न संख्या 9 का। मित्रों, प्रश्न नंबर 9 में राइट आंसर है आपका भाषा संसर्ग विधि। इस विधि को अपूर्ण माना जाता है भले ही ये विधि मनोवैज्ञानिक हो। तो तीसरा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 9 में भाषा संसर्ग विधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। हिंदी शिक्षण के भावनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत कौन सी बात आती है? भावनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत बात पूछी है मित्रों आपसे। अब देखिएगा पहला विकल्प, विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, भाषा और साहित्य में रुचि लेना, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना और रचना कार्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। कौन सा राइट आंसर रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 10 में? तो जो प्रथम विकल्प आपका है, प्रथम विकल्प में तो विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में रहेगा, लेकिन यहाँ आप क्या पूछ रहे हैं? भावनात्मक। तो भाषा और साहित्य में रुचि लेना यहाँ पर साथियों भावनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। 11वां क्वेश्चन। छोटी कक्षाओं में किस तरह का वाचन लाभदायक होता है? सुंदर वाचन, सरल वाचन, एकांत वाचन, सामूहिक वाचन। तो छोटी कक्षाओं की बात करें तो बच्चे एक साथ बोलना सर्वाधिक पसंद करते हैं, अतः यहाँ पर जो सामूहिक वाचन है ये सबसे ज़्यादा लाभदायक रहेगा साथियों। एक साथ जैसे उनसे बोला जाता है कि अनाराम बोलो, तो वर्णमाला बोलो, तो एक साथ वो अनार वाला, आम वाला एक साथ बोलते हैं, तो इसको ही हम कहते हैं सामूहिक वाचन। ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। तो मित्रों 12वां क्वेश्चन क्या है आपका? प्रस्तावना प्रश्न किस समय पूछे जाते हैं? पाठ के आरंभ में, पाठ के मध्य में, पाठ के अंत में और उपयुक्त सभी। तो साथियों प्रस्तावना प्रश्न हमेशा पाठ के आरंभ में ही पूछे जाते हैं, मध्य या अंत में नहीं, बल्कि प्रारंभ में ही तो प्रस्तावना की जाती है। फिर यहाँ पर प्रस्तुतिकरण करोगे बाद में। तो मित्रों तो प्रथम विकल्प प्रश्न नंबर 12 में सही रहेगा। प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। शिक्षण सामग्री का प्रमुख तत्व है माध्यम, विधा, एक व दो दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों शिक्षण सामग्री के प्रमुख तत्वों में माध्यम भी है और विधा भी है, दोनों ही आपका बिल्कुल सही आंसर है मित्रों। चलिए यहाँ पर पहला दूसरा विकल्प सही है, तो फिर इसके आधार पे एक और विकल्प दे रहा है एक व दो दोनों, तो फिर ये सही रहेगा प्रश्न नंबर 13 में तीसरा विकल्प। शिक्षण सामग्री के दोनों ही माध्यम होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। 14वां क्वेश्चन। जिस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण नहीं है परीक्षण है ये। जब टाइपिंग करते हैं तो थोड़ा सा जो कीबोर्ड होता है उसमें दूसरा ही शब्द आ जाता है उसकी जगह। परीक्षण तैयार किया गया, यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा वेद परीक्षण, विश्वसनीय परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण और विषयपरक परीक्षण। तो साथियों जैसे मान लीजिए कि हमारे जो उद्देश्य लक्ष्य है उसके लिए हमने परीक्षण को तैयार किया है और उसी की वो पूर्ति कर रहा है, तो हम उसको वेद परीक्षण कहेंगे। वेदता का गुण इसको कहा जाता है।
प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 14 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। नील पत्र का उद्देश्य है शिक्षण उद्देश्यों को अंक भार देना, विषय वस्तु को अंक भार देना, प्रश्नों को अंक भार देना और उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी चीज़ों को अंक भार प्रदान करने का कार्य किया जाता है नील पत्र में साथियों, इसलिए चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 15 में। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 को। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उपरांत छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए अधिगम की जांच हेतु किया जाने वाला परीक्षण कहलाता है। निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और सभी। तो साथियों बच्चों को आपने कुछ पढ़ाया है और ये चेक कर रहे हो कि कितने बच्चों ने कितना सीखा है, तो इसको हम कहते हैं उपलब्धि परीक्षण। तीसरा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 16 में। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। निम्न में से बोलने की योग्यता कौन सी है? शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशुभाषण। तो साथियों शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख तीनों ही लेखन से संबंधित है, लेकिन आशुभाषण आपके बोलने से संबंधित योग्यता है साथियों। तो प्रश्न संख्या 17 में आपका जो चौथा विकल्प है वो ही सही आंसर रहेगा मित्रों। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18वां क्वेश्चन क्या है आपके, देखते हैं। निम्न में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन का साधन नहीं है? दीपावली पर लेख लिखना, कहानी कथन कहना, अभिनय करना और संवाद। तो साथियों मौखिक भाव में कहानी कथन भी आता है, संवाद करते हो तो वो भी मौखिक भाव में आता है, अभिनय भी मौखिक भाव में आता है, लेकिन दीपावली पर लेख लिखना तो लेखन में आएगा साथियों। किस में आएगा? लेखन में। इसलिए प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 18 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19। परीक्षण की वस्तुनिष्ठता बढ़ाने के लिए प्रश्न बनाने होंगे। निबंधात्मक प्रश्न, लघु स्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इनमें से कोई नहीं। तो वस्तुनिष्ठता बढ़ानी है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही बनाओ, क्योंकि इसमें प्रश्न का एक ही सही उत्तर होता है, बहुत सारे उत्तर सही नहीं होते हैं। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 19 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है, औषधि है, ठीक है। वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? सार्वनामिक, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक। तो साथियों गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है, ये गुणवाचक है, गुण बताया जा रहा है इसमें दूध का। तो साथियों यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 20 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द संधि पद नहीं है? कामिनी, नरेंद्र, धावक और यद्यपि। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यद्यपि लिखा हुआ है। इस टेस्ट में थोड़ी मिस्टेक हुई है साथियों टाइपिंग में। देखिए नरेंद्र का होगा नर प्लस इंद्र, यद्यपि का होगा यदि प्लस अपि, धावक का होगा धो प्लस अक, लेकिन कामिनी में कोई संधि नहीं है। तो विकल्प नंबर 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 21 में। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। कौन से शब्द में इत प्रत्यय नहीं है? अंकित, मंडित, पुष्पित, समुचित। तो साथियों देखिए अंकित, अंकित में भी इत प्रत्यय है, मंडित में भी इत है, पुष्पित में भी इत है, लेकिन सम प्लस उचित, सम प्लस उचित, उ प्लस चित, तो साथियों इत प्रत्यय इसमें नहीं है मित्रों। तो इसलिए आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 22 में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 23 को। राह खर्च का सही समास विग्रह होगा। राह में खर्च, राह के लिए खर्च, राह से खर्च, राह और खर्च। तो साथियों राह में खर्च नहीं होगा बल्कि राह के लिए खर्च, राह खर्च कहलाता है मित्रों। इसमें प्रथम नहीं रहेगा, ओनली दूसरा ही विकल्प सही है प्रश्न नंबर 23 में। देखिए राह से खर्च और राह और खर्च तो बिल्कुल गलत है, लेकिन हमारे माइंड में क्या आ जाता है? राह में खर्च भी तो हो जाता है राह खर्च, राह में खर्च नहीं, राह के लिए जो खर्च किया जाता है उसको कहते हैं राह खर्च साथियों। तो ओनली दूसरा विकल्प सही रहेगा 23 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, लालसा, कामना, अभिप्सा और तीव्र इच्छा। क्या कहेंगे साथियों किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को? कौन सा विकल्प राइट रहेगा प्रश्न नंबर 24 में? बताइए इसका आंसर। तो मित्रों किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा होती है उसको हम लालसा के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 24 में आपका प्रथम विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। क्या है आपके 25वां क्वेश्चन? करुणा दूध पिला रही थी कि पंकज लगातार
उसकी ओर देखता सा रहा और उसकी आंखें फिर नहीं झपकी। यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र एवं संयुक्त वाक्य। तो देखिए, करुणा दूध पिला रही थी कि पंकज लगातार उसकी ओर देखता सा रहा। तो यहाँ पर की शब्द आया तो फिर ये मिश्र बन गया। और उसकी आंखें नहीं झपकी, तो ये जो और शब्द आ गया ये संयुक्त बन गया, मतलब ये है मिश्र एवं संयुक्त वाक्य। चौथा विकल्प सही रहेगा 25 में। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26 को। 26वां क्वेश्चन है, व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी। वाक्य का कौन सा प्रकार है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और कोई नहीं। तो साथियों, व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है, वैसे जैसे, इन जैसे शब्द, वैसा जैसा, इन ऐसे शब्दों का प्रयोग साथियों हमेशा मिश्र वाक्य में होता है। तो 26 प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 की ओर। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योतिष्ना और ज्योतिष्ना। तो कौन सा शुद्ध शब्द है साथियों ज्योत्सना का? देखिए, ज्योतिष्ना तो कुछ होता नहीं है, ज्योतिष्ना भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ जो ये ज्योत्सना है इसमें पूरा से लगा हुआ है, इसलिए ये गलत है। तो यहाँ दूसरा विकल्प सही है, क्योंकि ये ज्योत्सना का शुद्ध रूप है। दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों 27 में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 28 को। न उधो का लेना न माधो का देना, इसका क्या अर्थ है? सबसे अलग रहना, अपने काम से काम, देश छोड़कर चले जाना, हिसाब साफ रखना, उधार खाता न रखना और भक्ति भाव से दूर रहना। तो साथियों, न उधो का लेना न माधो का देना, मतलब सबसे अलग रहना, अपने काम से काम रखना, इसका अर्थ निकलता है। कई बार बोला जाता है कि व्यक्ति दो तरफ है उसके सामने रास्ते, लेकिन वो एक बीच का रास्ता अपनाता है। न उधो का लेना न माधो का देना, किसी से कोई मतलब नहीं। प्रथम विकल्प सही है 28 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29। किस विधि पर आधारित विद्यालयी शिक्षण हेतु पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है? आगमन विधि पर, निगमन विधि, उदाहरण विधि और खोज विधि। तो जो विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकें आती है साथियों, इन पाठ्य पुस्तकों का निर्माण हमेशा निगमन विधि पर आधारित होता है। किस विधि पर? निगमन विधि पर, क्योंकि बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो वहाँ पर एक बार उनको नियम या सूत्र बता दिए जाते हैं और फिर उसके आधार पर पढ़ाते हैं, और ऐसा किस में होता है? निगमन विधि में होता है साथियों। तो दूसरा विकल्प सही रहेगा 29 में। अब 30वां और अंतिम क्वेश्चन। तो साथियों, दूसरा टेस्ट है आज का। ये 3 टेस्ट आए हैं आज। ये हिंदी के पूरे 30 प्रश्न आ गए हैं आपके, शिक्षण विधियों के 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, साइकोलॉजी के 20। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों के, जरूर देखिएगा साथियों उन वीडियो को भी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ये जो लाल बटन दिख रहा है इसको एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको, इसलिए आप बेल आइकन भी जरूर दबाएं साथियों। तो 30वां और अंतिम क्वेश्चन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रभावी रूप से किसने जोड़ दिया? मुदालियर शिक्षा आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, कोठारी शिक्षा आयोग ने और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो सीसी है इस पर सबसे ज़्यादा जोर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा दिया गया। राजीव गांधी के द्वारा ये शिक्षा नीति बनाई गई थी। तो दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 30 में। कितने हुए? 25 हुए कि नहीं हुए? हमें कमेंट करके बताएं। डाउट है तो वो भी बताएं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।